हमने लास्ट क्लास में स्टेज 1 पढ़ा था और स्टेज 2 पढ़ रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं किया था। इसके पहले ना ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे दे रखा है हमें, इसको ना थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन दे रखा है, कन्फ्यूजिंग डायग्राम दे रखा है, इसको थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं। आप भी अपने पास बना लेना बुक में ही, ठीक है। डन। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टेज 1 पे टीपी इंक्रीज कर रहा है, हमारा एपी भी इंक्रीज कर रहा है और एमपी पहले इंक्रीज किया कहाँ तक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। जिस पॉइंट तक एमपी इंक्रीज हुआ उस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। उसके बाद एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये हमारी स्टेज 1 थी। स्टेज 2 पे क्या हो रहा है, टीपी इज स्टिल राइजिंग, एमपी तो फॉल करने ही लगा था और एपी भी क्या हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। तो जहाँ जिस पॉइंट से एपी डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है वो है हमारी स्टेज 2। और स्टेज 3 में टीपी, एपी और एमपी तीनों डिक्लाइन कर रहे हैं और एमपी हमारा ज़ीरो नेगेटिव पहुंच गया है, स्टेज 3 में नेगेटिव पहुंच गया है। तो इसलिए स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 हमें ये तीनों स्टेजेस ना डिटेल में पढ़नी है और यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए अगर जैसे कभी कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ कौन सी स्टेज में कैसे था, तो आप पहले ये डायग्राम बनाओगे एग्जाम में
उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे। इसके बाद थोड़ा स्टेज 1 के बारे में लिखते हैं। स्टेज 2 और स्टेज 3 तो फिर आप कर ही लोगे, एक बार मैं आपको स्टेज 1 के बारे में लिखवा देती हूँ। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रेट। स्टेज 1 को हम क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। वैसे आपकी बुक में लिखा है, एक बार हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पॉइंट्स बना के। ये बंद हो गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हमारा टीपी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद भी टीपी राइज कर रहा है, बट एट डिमिनिशिंग रेट इंक्रीज करता है वो। तो एट इंक्रीजिंग रेट टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नंबर 2, आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट comma TP increases at decreasing rate. Number 3, MP increases up to inflection point. Number 4, after inflection point MP starts decreasing. बट अभी भी पॉजिटिव है, बट रिमेन्स पॉजिटिव। AP increases throughout stage 1. लिखा आप सबने ये? डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना? आगे बढ़े। यस।
हमने यहाँ पे अजम्पशंस पढ़े थे और लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न एक बार यहाँ से पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था हमने इस टेबल के थ्रू। फिर नेक्स्ट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एग्जामाइन्स द प्रोडक्शन फंक्शन विद वन फैक्टर वेरिएबल कीपिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? जहाँ पे एक फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स इट refers to input output relationship when the output is increased by varying the quantity of one input. This law operates in short run when all the factors of production cannot be increased or decreased simultaneously. For example, we cannot build a plant or dismantle a plant in short run. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? जहाँ पे कोई भी एक फैक्टर एटलीस्ट वेरिएबल रहता है और बाकी के फिक्स्ड रहते हैं, कीपिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। क्योंकि लॉ ऑफ और ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, ये शॉर्ट रन में अप्लाई करता है क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ फैक्टर्स फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। तो इस वजह से जहाँ पे कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते ही रहते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब इस लॉ में हम कुछ एजम्पशंस भी पढ़ते हैं, जैसे हम हर लॉ में पढ़ते हैं कुछ ना कुछ एजम्पशंस, वैसे इसमें भी है। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी गिवन एंड अनचेंज्ड। हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो सोचो आउटपुट पे फर्क पड़ेगा ना, है ना। जो ये एमपी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पे आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मे बी यहाँ पे डिक्रीज ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि एमपी डिक्रीज ही ना हो, इंक्रीजिंग रेट पे ही चलता रहे अगर हम साथ के साथ अपनी टेक्नोलॉजी में भी चेंज करते जाएंगे बार बार। तो इसलिए इस लॉ में क्या अजम्पशन दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी विल रिमेन अनचेंज्ड। if there is any improvement in the technology, then MP and AP may rise instead of falling। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा तो हमारा MP और AP फॉल नहीं करेंगे, they will rise। There must be some inputs whose quantity is kept fixed। हमारे कुछ इनपुट ऐसे होंगे जो फिक्स रहेंगे, सारे वेरिएबल इनपुट नहीं होते इसमें। Some inputs will kept fixed। This law does not apply to cases when all factors are proportionately varied. When all the factors are proportionately varied, law of return to scale are applicable। The law does not apply to those cases where the factors must be used in fixed proportions to yield output। When various factors are required to be used in fixed proportion, an increase in one factor would not lead to any increase in output, that is, marginal product of a variable factor will then be zero and not diminishing। We consider only physical input and output and not economic profitability in monetary terms। फर्स्ट assumption पढ़ी हमने कि हमारी टेक्नोलॉजी अनचेंज रहेगी। सेकेंड assumption पढ़ी हमने कि हमारे कुछ इनपुट फिक्स रहेंगे। अब थर्ड देखो क्या लिखा है थर्ड में, द लॉ डज नॉट अप्लाई to those cases where factors must be used in fixed proportion to yield output। हमारा ये लॉ तब अप्लाई नहीं होगा ना जब हम कुछ भी आउटपुट बनाने के लिए जो उसमें इनपुट लगा रहे हैं ना वो फिक्स प्रोपोर्शन में लगाते हैं। जैसे सपोज करो हमें जैसे हमें राइस बनाना है, ठीक है। अब राइस बनाने के लिए हमने बोला हम 2 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, 2 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे तो 1 ग्लास ऑफ राइस का लेंगे, मतलब जितना हम वाटर लेते हैं उससे हाफ हम राइस लेते हैं। अगर ये प्रोपोर्शन गलत हो जाएगा या हम पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा कर देंगे तो क्या राइस ठीक बन पाएगा? आप खुद सोचो। The law does not apply in those cases where factors must be used in fixed proportion।
हमें हमें चावल बनाने के लिए, हमें राइस बनाने के लिए एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड राइस को डालना पड़ता है ना। अगर हम फिक्स प्रोपोर्शन नहीं डालते हैं तो हमारे राइस ठीक बनेंगे ही नहीं। इसलिए ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो तब अप्लाई हो ही नहीं सकता जब हमारा जो इनपुट है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे, मतलब किसी भी एक फैक्टर में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो वो आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसलिए दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोज केसेस वेयर इनपुट आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विल देन बी जीरो एंड नॉट डिमिनिशिंग। अगर ऐसा होगा तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वेरिएबल फैक्टर का वो जीरो आएगा और वो ऐसे डिमिनिशिंग, थोड़ा थोड़ा ऐसे डिक्लाइन करता हुआ नहीं दिखेगा हमको। क्या आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आया मानस? Yes, ma'am. We consider only physical input and output, not economic profitability in monetary terms. तो हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइक हम कितने का हमने इनपुट बनाया, कितने का हमने आउटपुट बनाया। सो वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट इन मॉनेटरी टर्म्स, नॉट प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक, ये 4 एजम्पशन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है चारों एजम्पशन। सब अच्छे से समझ में आ गई चारों एजम्पशन? इसमें थर्ड वाला केस था समझने वाला, बाकी 3 तो आप खुद भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमने ये डायग्राम देखा कि हमारा टीपी इंक्रीज करता है पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और फिर डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। हमारा एपी इंक्रीज करता रहता है टिल स्टेज 1, पूरा स्टेज 1 में एपी हमारा इंक्रीज करता है और फिर एपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फिर एमपी हमारा इंक्रीज करता है, डिक्लाइन करता है, देन 0 पहुंचता है, देन नेगेटिव भी पहुंच जाता है। तो ये हमारी क्या होता है, सारे टीपी, एपी और एमपी कैसे वर्क करते हैं। इसको ऐसे ही स्टेजेस बनाना कि जहाँ पे एमपी 0 है वहाँ पे हमारा टीपी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, और जहाँ पे टीपी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है और एमपी 0 पहुँचता है, हमारी स्टेज 3 स्टार्ट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेज 2 एंड होती है। पहले हमारा टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है टिल द एंड ऑफ स्टेज 2, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। हमारा एपी थ्रू आउट स्टेज 1 इंक्रीज करता है, देन डिक्लाइन करता है। हमारा एमपी टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंक्रीज होता है, देन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। स्टेज 1 हमने पूरी लिख ली पॉइंट्स में। अब इसको रीड करते हैं बुक से। The stage of increasing returns. In this stage, the total product increases at an increasing rate up to a point. Marginal product also rises. तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू अ पॉइंट। विच पॉइंट बताओ, अप टू विच पॉइंट? बोलो, कोई तो बोलो। अक्षय, मोनिका, मानस। यस मैम। हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट अप टू विच पॉइंट? सो रहे हो क्या सब लोग? अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमारा टीपी, अभी तो हमने यहाँ पे भी लिखा कि टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसको बोल रहे हैं, जहाँ तक टीपी इंक्रीज करे एट इंक्रीजिंग रेट और हमारा एमपी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है, वहाँ तक हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। Marginal product also rises and is maximum at the point corresponding to the point of inflection, and average product goes on rising from point F onwards during the stage 1.
द टोटल प्रोडक्ट गोज ऑन राइजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। और हमारा स्टेज 1 में ही टोटल प्रोडक्ट आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी राइज कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद एट डिमिनिशिंग रेट इंक्रीज करता है। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स बट इज पॉजिटिव, द स्टेज 1 ends where the AP curve reaches its highest point. Thus, in stage 1, AP curve rises throughout, whereas the marginal product curve first rises and then starts falling after reaching its maximum. It is to be noted that marginal product, although it starts declining, remains greater than the average product and throughout the stage, so that average product continues to rise. फर्स्ट स्टेज में और क्या हो रहा है हमारा, AP कर्व राइज थ्रू आउट, वेयर एज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व फर्स्ट राइजेस एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर रीचेज इट्स मैक्सिमम। हमारा AP कर्व पूरे फर्स्ट स्टेज में राइज कर रहा है, लेकिन हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले राइज करना शुरू होता है, इंक्रीज करना शुरू होता है, और फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है स्टेज 1 में ही, और फिर डिक्लाइन होना भी शुरू हो जाता है। It must be noted that marginal product also starts declining, remains greater than average product throughout the stage, so that average product continues to rise. Explanation of law of increasing return. The law of increasing return operates because in the beginning the quantity of fixed factors is abundant relative to the quantity of variable factor. अब यहाँ पे हमारा law of increasing return operate कैसे करता है, because in the beginning शुरुआत में हमारा जो quantity of fixed factors है ना वो बहुत ज़्यादा है, abundant है, किसके कंपैरिजन में, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर के कंपैरिजन में। अब फिक्स्ड फैक्टर क्या हो गया, सपोज फिक्स्ड फैक्टर हमने ले ली मशीन इज फिक्स्ड फैक्टर। अब उसमें वेरिएबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, लेबर। अब सपोज करो ये जो मशीन है इस पे काम करने के लिए हमको 10 लेबर की जरूरत है, ठीक। अब क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज अबेंडेंट टू द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब ये जो एक मशीन है इस पे काम करने के लिए हमें 10 लेबर की ज़रूरत है, लेकिन अभी हमारे पास ना सिर्फ 5 ही लेबर काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न वाली स्टेज पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फिक्स्ड फैक्टर है वो अबेंडेंट में है, वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेरिएबल फैक्टर। अगर हम इस वाली मशीन पे और अभी लेबर एम्प्लॉय करेंगे ना, 6, 7, 8 और लेबर एम्प्लॉय करेंगे तो हमारी रिटर्न्स इंक्रीज ही होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इसलिए लिखा है कि हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, हमारे फिक्स्ड फैक्टर की क्वांटिटी ज़्यादा है और हमारे वेरिएबल फैक्टर अभी उतने लगे नहीं है उस फिक्स फैक्टर्स पे। एज मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एडेड, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी of the fixed factors are more intensively and effectively utilized. अगर हम इस मशीन पे 5 के बाद 6, 7, 8 और लेबर्स लगाते जाएंगे, हम अपने वेरिएबल इनपुट को और इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारा जो फिक्स फैक्टर है ना उसको हम और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तरीके से यूज कर सकते हैं। That is, efficiency of fixed factors increases as additional unit of variable factors are added to them. This causes production to increase at a rapid rate. तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इस वाली स्टेज पे, इसलिए हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीन कैन बी एफिशिएंटली ऑपरेटेड व्हेन 4 पर्सन आर वर्किंग ऑन इट। अगर एक मशीन एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है जब उस पर 4 लोग काम कर रहे हैं, एंड इफ इट इन द बिगनिंग वी आर ऑपरेटिंग इन ओनली विद 3 पर्सन। अब एक मशीन है जो 4 लोगों से एफिशिएंटली काम करेगी, लेकिन हमने उस पर सिर्फ 3 लोग लगा के रखे हैं, द प्रोडक्शन इज बाउंड टू इंक्रीज। मतलब अगर हमने 3 लोग ही लगा के रखे हैं तो हमारा प्रोडक्शन और इंक्रीज हो सकता है अगर हम अपना वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर दे तो।
bound to increase if fourth person is also put to work on the machine since machine will be effectively utilized to its optimum. अभी हमारा फर्स्ट स्टेज पे ना इंक्रीजिंग चल रहा है क्योंकि हमने उतने वेरिएबल फैक्टर अभी लगाए नहीं है. अगर और लगाते जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन और इंक्रीज होती जाएगी, हमें और ज़्यादा रिटर्न्स मिलते जाएंगे. दिस हैपन्स बिकॉज in the beginning some amount of fixed factor remain unutilized and therefore when the variable factor is increased fuller utilization of fixed factor becomes possible and it results in increasing return. A question arises as to why fixed factor is not initially taken in a quantity which suits the available quantity of variable factor. The answer is that generally those factors which are indivisible are taken as fixed. And indivisibility of a factor means that due to technological requirements, a minimum amount of that factors must be employed whatever be the level of output. Thus, as more units of variable factor are employed to work with an indivisible fixed factor, output greatly increases due to fuller utilization of the latter. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये कि fixed factor is not initially taken in the quantity which suits the available quantity of the variable factor. अब हमारे पास जितने वेरिएबल फैक्टर थे, हमारे पास जितने लेबर थे, हमने उस हिसाब से क्यों फिक्स फैक्टर को नहीं लगाया? ऐसा इसलिए क्योंकि फिक्स फैक्टर वो वाला होता है जो इंडिविजिबल है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते. मशीन को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि हम हाफ पे इतने लेबर्स लगा रहे हैं क्योंकि इतने लेबर्स हैं हमारे पास तो इतना फुली यूटिलाइज हो जाएगा. फिक्स फैक्टर क्योंकि इंडिविजिबल होते हैं, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम उतने लेबर स्टार्टिंग में लगाए जितने की फैक्ट्री में एम्प्लॉयड थे. अब हमारे पास क्या है कि अगर हम और हायर करते हैं और रखते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्लोली इंक्रीज ही करती जाएगी. As more units of variable factor are employed to work with the indivisible fixed factor, great output greatly increases. हमारा output increase होगा. The second reason why we get the increasing return at the initial stage is that as more units of variable factor are employed, the efficiency of the variable factor increases. This is because introduction of division of labor and specialization become possible when sufficient quantity of variable factor and these results in higher productivity. यहाँ से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं आपको, इसलिए मैंने दोबारा से ठीक से आपको पूरा समझाया. क्या सबको समझ आया? कोई डाउट है? बोलो. स्टेज 2. स्टेज 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. स्टेज 2 टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट. हम स्टेज 2 को स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेज 2 पे हमारा टीपी अब भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है. ओके और एमपी और एपी तो हमारा फॉल होने लग गया. एपी भी हमारा स्टेज 2 से स्टार्ट होने से ही फॉल होना शुरू हो गया. इन स्टेज 2 total product continues to increase at diminishing rate until it reaches its maximum at point H, where the second stage ends. At this stage, both marginal product and average product of variable factor are diminishing but are positive. हमारे स्टेज 2 में MP और AP दोनों फॉल कर रहे हैं बट अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं पहुंचा अभी. At this stage, at point M, at this stage, marginal product of variable factor is 0. Stage marginal product end में, जैसे हमारी स्टेज 2 खत्म होती है एंड में 0 पहुंच जाता है. ठीक. स्टेज 2 इज नोन एज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. हम स्टेज 2 को और क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं. बिकॉज क्योंकि
both average and marginal products are continuously fall during this stage. The stage is very important because the firm will seek to produce within this range. ये स्टेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा फर्म किस स्टेज पे वर्क करता है, स्टेज 2 पे वर्क करता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. द क्वेश्चन अराइजेज as to why we get diminishing return after a certain amount of variable factor has been added to the fixed quantity of that factor. Okay, अब इस स्टेज को हम डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फैक्टर, जो हमारा फिक्स फैक्टर था, मतलब हमारे एग्जाम्पल पे जैसे हमारे पास फिक्स फैक्टर मशीन था, अब मशीन पे 10 लेबर की ज़रूरत थी और अगर हम और लेबर इस मशीन पे यूटिलाइज करते जाएंगे और लेबर डालेंगे, अगर 10 के बाद 11वां हमने लेबर डाल दिया तो वो क्या, जो एक लेबर इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से प्रोडक्शन पे कुछ असर आने वाला है. अगर इस मशीन पे 10 लोग मैक्सिमम काम करते तो फुली यूटिलाइज हो जाती मशीन, लेकिन हमने 10 के बाद एक और लेबर उस पर एम्प्लॉय कर दिया तो यहाँ पे हमारा रिटर्न इंक्रीज नहीं करेंगे, हमारा रिटर्न्स डिमिनिशन होने शुरू हो जाएंगे. टीपी इंक्रीज तो होगा बट एट डिमिनिशिंग रेट. द क्वेश्चन अराइजेज as to why we get diminishing return after a certain amount of variable factor has been added to the fixed quantity of that factor. As explained above, increasing return occur primarily because of more efficient use of fixed factor, as more units of variable factor are combined to work with it. Once the point is reaches at which the amount of variable factor is sufficient to ensure the efficient utilization of fixed factor, any further increase in variable factor will cause marginal product and average product decline. हम उस पॉइंट पे रीच कर चुके हैं जहाँ पे अगर हमने और वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर पे एम्प्लॉय किए, कुछ भी चेंज हुआ और वेरिएबल फैक्टर में, तो उसकी वजह से हमारा एमपी और एपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. Continuing the above example, when 4 men were put to work on one machine, the optimum combination is achieved. Now, if the 5th person is put on that machine, his contribution will be nil. अगर हमने इस मशीन पे 10 लोग ही मैक्सिमम यूटिलाइज करने थे, वहाँ पे हमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अचीव हो रहा था, लेकिन अगर हमने एक और लेबर उस पर यूटिलाइज कर दिया तो इस एक और लेबर से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निल ही रहेगा. इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट डिमिनिशिंग. इसकी वजह से हमारा AP और AP दोनों फॉल होने लगते हैं स्टेज में. The phenomenon of diminishing return, like that of increasing return, rests up to the invisibility of fixed factor, just as the average product of variable factor increases in the first stage when better utilization of the fixed indivisible factor is being made. So the average product of variable factor diminishes in the second stage when the fixed indivisible factor is being worked too hard. Another reason offered for the operation of law of diminishing return is the imperfect substitutability of one factor for another. Had perfect substitute of scarce fixed factor been available, then the paucity of scarce fixed factor during stage 2 would have been increasing. The supply of perfect substitute, ठीक है, ये सब इतना ही पढ़ लो, ये कि अगर हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करने शुरू करें अपने इंडिविजिबल फिक्स फैक्टर पे, तो हमारे एमपी और एपी डिक्लाइन होने शुरू होते हैं. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. स्टेज 3, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. स्टेज 3, द टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन, एमपी नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग. अब स्टेज 3 में क्या हो रहा है, हमारा टीपी भी डिक्लाइन कर रहा है, एमपी तो नेगेटिव पहुंच गया और एबी भी डिक्लाइन कर रहा है. दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. इस स्टेज को हम और क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स बोलते हैं. सिंस द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव ड्यूरिंग दिस स्टेज. एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न. As the amount of variable factor continues to be increased to a constant quantity of the other, a stage is reached when total product declines and marginal product becomes negative. तो लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न में क्या हो रहा है कि वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यू टू बी इंक्रीज. हम वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते ही जा रहे हैं अपने
फिक्स फैक्टर पे, तो उसकी वजह से हमारा स्टेज टोटल प्रोडक्ट भी क्या डिक्लाइन करना शुरू हो गया है, एमपी और नेगेटिव बन गया है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट quantity of variable factor becomes too excessive relative to the fixed factor so that they can get in each other's way with the result that total output falls instead of rising. हमने इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया वेरिएबल फैक्टर में कि हमारा एमपी नेगेटिव हो गया है और हमारा टीपी भी डिक्लाइन करना शुरू हो गया. अब लास्ट है हमारा क्या, हम किस स्टेज पे ऑपरेट करेंगे, हम किस स्टेज पे ऑपरेट करेंगे. An important question is in which stage a rational producer will seek to produce. A rational producer will never produce in stage 3 where the marginal product of the variable factor is negative. जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या नेगेटिव है स्टेज 3 पे, वहाँ तो हमारा प्रोड्यूसर कभी प्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा. दिस बीइंग सो, a producer can always increase his output by reducing the amount of variable factor. Even if the variable factor is free of cost, rational producers stop before the beginning of third stage. अब हमारा प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि हम अपने आउटपुट को ऑलवेज इंक्रीज हिज आउटपुट बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. हम उस एक फिक्स फैक्टर पे ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर इम्प्लॉय करते जाएंगे जैसे कि स्टेज 3 में हो रहा है, तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ने लगेगी. और भले ही हमारी कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, बट स्टिल हमारा प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एपी भी डिक्लाइन कर रहा है, एमपी नेगेटिव पहुंच गया है और टीपी भी डिक्लाइन कर रहा है. इसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न वाली स्टेज पे तो हमारा प्रोड्यूसर कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा. अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस इन स्टेज 1 as he will not be making the best use of fixed factors and he will not be utilizing fully the opportunity of increasing production by increasing the quantity of variable factor whose average product continues to rise throughout the stage 1. हमारा प्रोड्यूसर स्टेज 1 में भी नहीं वर्क करेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे अभी ग्रोथ के और चांसेस दिख रहे हैं. वो सोच रहा है कि अगर मैं और अपनी क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करूँगा तो मुझे और ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए प्रोड्यूसर स्टेज 1 में भी ऑपरेट नहीं करेगा. Even if the fixed factor is free of cost in this stage, the rational entrepreneur will continue to adding more variable factor. It is thus clear that rational producer will never produce in stage 1 and stage 3. These stages are called the stage of economic absurdity and economic nonsense. तो इन दोनों को याद रखना MCQ के लिए कि स्टेज 1 और स्टेज 3 को हम और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक अब्सर्डिटी एंड इकोनॉमिक नॉनसेंस. अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज 2 वेयर बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग, एट विच पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस स्टेज द प्रोड्यूसर विल डिसाइड टू प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द प्राइजेस ऑफ फैक्टर. The optimum level of employment of variable factor, here labor, will be determined by applying the principle of marginalism in such a way that marginal revenue product of labor is equal to marginal wages. The principle of marginalism explained detail in the chapter discussing equilibrium in different types of market. ये next chapter है हमारा, chapter number 4. chapter 3 करें हम, chapter number 4 में है ये, वहाँ पे पढ़ेंगे. तो हमने क्या देखा कि स्टेज 1 में क्यों नहीं, क्योंकि अभी प्रोड्यूसर को और इंक्रीजिंग हमारा आउटपुट और इंक्रीज होने के और प्रॉफिट गेन करने के चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए स्टेज 1 में ऑपरेट नहीं करेगा. और स्टेज 3 हमारी स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स है, वहाँ पे सब कुछ फॉल हो रहा है, तो इसलिए स्टेज 3 पे भी ऑपरेट नहीं करेगा. तो स्टेज 1 और स्टेज 3 को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक अब्सर्सिटी एंड इकोनॉमिक नॉनसेंस. इसलिए हमारा प्रोड्यूसर स्टेज 2 पे वर्क करेगा, जहाँ पे हमारे बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर डिमिनिशिंग बट हमारा टीपी इज स्टिल राइजिंग. ओके, क्या अब आपको ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस एमसीक्यू आते हैं. अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो एमसीक्यू करने के लिए, तो पहले डायग्राम बनाओ और फिर सोचो हमने क्या क्या देखा था, किस तरीके से पॉइंट्स लिखे थे. ऐसे ही क्वेश्चन कि किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ऐसे ही एमसीक्यू बन के आ सकते हैं. तो अच्छे से ये रीड कर लेना और साथ में
ये जो हमने अजम्पशंस पढ़े, ये अजम्पशन भी इम्पॉर्टेंट है। हमने शायद पहले ये पेज पढ़ा नहीं था अजम्पशन वाला, तो ये अजम्पशंस भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? यस मैम। अब रिटर्न टू स्केल और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये दो छोटे टॉपिक से, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आधे घंटे का चैप्टर और बचता है, या मंडे को ही कंप्लीट कर लेंगे, हो पाएगा तो देखते हैं मतलब कैसे करना है। ठीक? ओके मैम।